चैप्टर 7 एंड लेसन 6 को सीखने के लिए, जो ये कहता है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया। एक यंग फीमेल रिपोर्टर समय पर पहुंच गई थी और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर ट्रिप के मकसद पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे इंस्पिरेशन पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के सीक्रेट पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूं, उस लेडी ने कहा। मैंने उसके कई आर्टिकल पढ़े थे और मैं उनसे इंप्रेस हुआ था। उसकी राइटिंग स्टाइल दमदार और क्लियर थी। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स में इंटरेस्ट जगाने की काबिलियत थी। आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा किया हुआ काम कभी बिकता नहीं, उसने शांति से कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे नॉवल बढ़िया हैं, पर होता कुछ नहीं। इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है। वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर के कई टॉप कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इतना सुनते ही वो गुस्से में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्स सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मैंने उसे कोई सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करते नजर आ रहा था। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूं? अब वो अपना ब्रीफ केस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। यहां पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उसकी आंखें तुरंत फैल गई। मैं बहुत बुरा ऑथर हूं। आप बहुत बढ़िया ऑथर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं। आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बेस्ट राइटिंग ऑथर बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई। कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज गया और एक यंग मैकेनिक ने उसे मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ कहां थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि टैलेंट ही काफी नहीं होता। मुझे लगातार ये देख देख कर झटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम इंडियन एक साल में 12 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड लोगों से मिला हूं जो एक साल में 5 लाख रुपए से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट मुझे बता रहा था
कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस कंसल्टेंट ने मुझे एक बढ़िया बात कही, वो बड़ी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर है। इस लाइन का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉ का कॉम्बिनेशन है। इन 4 टेक्निकल स्किल्स को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने की एबिलिटी होती है। स्किल्स के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की उस रिपोर्टर का है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में स्किल हासिल कर ले तो उसकी इनकम हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर न्यूज़पेपर में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब खोजी होती, चाहे इस काम में सैलरी कम भी मिलती, पर इससे वो ये सीख जाती कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग में यूज होने वाले शॉर्टकट का इस्तेमाल किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय पब्लिक रिलेशन में भी देना होता है, जो एक इंपॉर्टेंट स्किल है। वो ये भी सीखती कि फ्री पब्लिसिटी में किस तरह लाखों रुपए कमाए जाते हैं। फिर रातों और वीकेंड्स में वो अपना नॉवेल पूरा कर सकती थी। जब वो पूरा हो जाता तो वो अपनी बुक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक पब्लिशर ने मुझे यह सुझाव दिया कि मैं टाइटल को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने पब्लिशर से साफ कह दिया कि इस तरह के टाइटल से बुक की सिर्फ 2 कॉपी ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और वो दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल इस टाइटल को जानबूझकर चोट करने वाला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे बेहद पब्लिसिटी मिलेगी। मैं एजुकेशन को सपोर्ट करता हूं और एजुकेशन के सुधार में विश्वास करता हूं, नहीं तो मैं पुराने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बार बार डिमांड क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रमोट हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में घिरने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई बेवकूफ था, पर बुक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी में 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मेट था और हालांकि मेरी सैलरी मेरे साथियों की तुलना में कम थी, पर कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती सैलरी हर साल 4.5 लाख रुपए थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे सिर्फ 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक यानी कि सब्सिडियरी शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी सैलरी दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, पर मैंने 6 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और जॉब में स्पेशलाइजेशन का विचार एक पॉपुलर विचार है, यानी कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करने की जरूरत है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक जैसी स्पेशलाइजेशन हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों की भी स्ट्रेटेजी है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद एक्साइटेड हो गए थे। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे उसका ठीक उल्टा करने के लिए मोटिवेट करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई डिपार्टमेंट्स में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, पर वे चाहते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर
उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की वोकैबुलरी को समझ लूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूं, और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर, वकील, अकाउंटेंट और ब्रोकर के साथ मीटिंग में हिस्सा लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके अंपायर के हर पहलू के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे फैसले के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस जॉब को मैंने छोड़ा था उसमें सैलरी अच्छी थी, बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के भी बहुत अच्छे मौके थे। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए जॉब की सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, जबकि मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का मानना था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की एजुकेशन लेने के लिए स्कूल गया था, जबकि अमीर डैडी जानते थे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करने के लिए स्कूल गया था। तो एक स्टूडेंट की तरह मैं सदर ईस्ट और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, ऑयल टैंकरों और पैसेंजर जहाजों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाय पैसिफिक ओशियन पर अपना ध्यान फोकस करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर क्लासमेट्स, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया और फिलीपींस में बिजनेस लोगों और बिजनेस करने के स्टाइल और कल्चर के बारे में जान रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, पर अपने घर पर नहीं। मेरी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, पर असल में मैं ट्रूप का लीडर बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक आर्मी में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने ऐसा कभी नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक सिचुएशन में किस तरह लोगों को लीड किया जाए। जो चीज तुम्हें अगली सीखनी चाहिए वो है लीडरशिप। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करता था, मैं जेरोक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से जॉब की थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और सेल्स का आइडिया मुझे दुनिया का सबसे डरावना टॉपिक लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के लेवल के होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और रिजेक्ट कर दिए जाने के डर से आजादी नहीं मिल गई। एक बार मैं कंपनी के टॉप 5 बेस्ट सेल्समैन में आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर से मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने की ट्रेनिंग दे रखी थी, तो अब मुझे उन्हें एस्टेब्लिश करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो चुकी थी और अब मेरे स्किल्स को टेस्ट करने का समय आ गया था। अगर मैं फेल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ।
आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता हूं और जैसे मेरे अमीर डैडी मुझे एनकरेज किया करते थे, मैं डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करता हूं। आज मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में इन्वेस्ट करती है। एक कहावत है, जॉब एक शॉर्ट फॉर्म है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से ये करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल ये नहीं समझाता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का ही एक रूप है। इसलिए ज्यादातर एम्प्लॉय या मजदूर अपने साधनों के अंदर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसीलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें जॉब से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें सिर्फ इतना देते हैं ताकि काम करने वाले काम छोड़कर न चले जाएं। अगर आप ज्यादातर कंपनियों की सैलरी देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल नतीजा ये होता है कि ज्यादातर एम्प्लॉय आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सिक्योर जॉब खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के इनाम जैसे सैलरी और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये उनके लिए नुकसान का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं यंग लोगों को यही सलाह दूंगा कि जॉब खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर ये तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और रैट रेस में फंसने के पहले वे कितने स्किल्स में माहिर होना चाहते हैं। जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था, और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार डायलॉग थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। और एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। ये उस सीन में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे जॉब से निकाल दिया गया है और वो पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग चुपचाप और शॉक्ड खड़े रहते हैं। सिर्फ एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं, पर मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। ये लाइन शायद पूरी फिल्म की सबसे सच्ची बात है। ये उस तरह का स्टेटमेंट है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल सैलरी बढ़ने की आशा लगाए रखते थे, और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा क्वालिफिकेशन हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और सैलरी इंक्रीमेंट मिल सके। पर एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूं, रोजमर्रा के ये काम आपको कहां ले जा रहे हैं? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के पहले वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए। और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को मामूली पेंशन मिलेगी, जो हर महीने 5500 रुपए या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए होगी। अपनी बुक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कापेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी नेशनल पेंशन एडवाइजरी फर्म के हेड ऑफिस में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी एक्सपर्टीज बढ़िया रिटायरमेंट प्लान्स तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी इनकम की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट? इसका क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को यह लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में फर्क को क्लियर करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और ये तो ही रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और लॉन्ग टर्म नर्सिंग होम फैसिलिटी को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की बुक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस हर साल 30 लाख से 50 लाख डॉलर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अमेरिका और इंडिया में दोनों जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेंशन बंद है। वहां पर 401 के प्लान है और
इंडिया में एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम है, जिसका मतलब है कि हर महीने हम और हमारे एम्प्लॉयर पैसे जोड़ेंगे जो कि किसी म्यूचुअल फंड में रखे जाएंगे ग्रो करने के लिए, और रिटायरमेंट पर हम वो पैसे ले सकते हैं। अगर हम ज्यादा जी लिए और हमारे पैसे खर्च हो गए तो आप ठीक समझे, हम जब बुढ़े होंगे और हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी वक्त हमारे पास पैसे नहीं होंगे। आज भी सोशलिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने बूढ़े हैं। अगर मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर मेडिकल केयर को किसी जवान आदमी को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या एम्प्लॉइज भविष्य में देख पा रहे हैं? क्या उनकी आंखें सिर्फ उनकी अगली सैलरी तक ही जाती हैं और वे अपने आप से कभी आने वाले भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते? जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के सामने बोलता हूं तो हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूं। मैं ये सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा नजरिया रखें। सिर्फ पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय जो फिलहाल जरूरी है, मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगे जो इन्हें एक और स्किल सिखा दे। अगर वे सेल्स टेक्निक सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और नाकामयाबी का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के फेल होने का मेन कारण होते हैं। लंबे समय में एजुकेशन या नॉलेज पैसे से ज्यादा कीमती होती है। जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों का जवाब होता है, पर इसमें झंझट बहुत है, या मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है। इसके जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी इनकम में से 50% आप गवर्नमेंट को दे दें? दूसरा रिस्पॉन्स, मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसके जवाब में मैं ये कहता हूं कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, पर मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी खुद को बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत मुश्किल होता है। पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से मोटिवेट हो सकते हैं और जो राह पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, पर एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इसके बजाय आप अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज हासिल करने पर जोर देते हैं, तो ये पक्का कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन एक्सपर्ट्स की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके द्वारा किया गया सबसे मुश्किल काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर ये कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे इसमें कामयाब हुए। हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, पर अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। पर्सनली मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, हाई एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने एक ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ एक स्किल को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसकी वैल्यू सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही हो सकती थी। अगर मुझे उस इंडस्ट्री से निकाल दिया गया होता तो मेरे स्किल्स किसी दूसरे इंडस्ट्री में उतने काम के नहीं होते। अगर किसी सीनियर पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास 1 लाख घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो और जो हर साल $15 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाली बराबरी की जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। स्किल्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में जिन स्किल्स की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलट को ज्यादा सैलरी दी जाती है, वे स्कूल सिस्टम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आज डॉक्टरों के लिए भी ये सही है। मेडिकल फील्ड में इतने बदलाव हो रहे हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के टीचर्स को यूनियन का मेंबर होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है।
NEA यानी कि नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। टीचर्स को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन के बाहर उनकी स्किल्स की वैल्यू रिलेटिवली काफी कम होती है। तो रूल ये है, एक्सपर्टीज हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूं कि आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूं, अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक कमाल का आर्टिस्ट है। वो काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी मां के वकील ने उसे बताया कि उसकी मां ने अपने बेटे के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। ये रकम गवर्नमेंट और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तुरंत उसने इस पैसे को ऐड करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरा पेज का एक कलरफुल एड एक जानी मानी मैगजीन में पब्लिश हुआ, जिसके रीडर बहुत अमीर लोग थे। ये एड 3 महीने तक चला। उसे एड के लिए कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस एड में खत्म हो गई और अब वो मैगजीन पर केस ठोकना चाहता है। एक ऐसे आम आदमी का एग्जाम्पल है जो कि एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, पर बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब सिर्फ यही था कि ऐड करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वो सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अपनी स्किल से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार उनकी नॉलेज नहीं है, बल्कि उनकी नॉलेज की कमी है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने के स्किल्स को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की एफिशिएंसी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता है, पर वे एक एवरेज हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में बेस्ट हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं स्पेशलाइजेशन हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए एनकरेज किया करते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए और ज्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए कैंपेन छेड़ रहे थे। हम में इस बात पर काफी बहस हुई, पर मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा स्पेशलाइजेशन के कारण ही यूनियन की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। वे ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं, उतने ही ज्यादा आप चाल में फंस जाते हैं और आप अपनी स्पेशलाइजेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को ग्रो करें। कई कॉर्पोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी यंग टैलेंटेड स्टूडेंट को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि एक दिन वो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये यंग टैलेंटेड एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक का काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह से डेवलप करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आ जाता है और वे ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर फोकस किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो, पर लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सक्सेस के लिए जिन मेन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है वे हैं 1. कैश फ्लो का मैनेजमेंट, 2. सिस्टम्स का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, 3. लोगों का मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग की समझ होती है। सेल्समैनशिप ही पर्सनल सक्सेस की चाबी है, इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन में माहिर होना चाहिए, चाहे वो कोई कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग करना कामयाब जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोर्सेज में भाग लेता हूँ या एकेडमिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल की वे उतने ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी सैलरी बढ़ी,
पर उनके ऑप्शंस कम होते चले गए। जब उन्हें गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया, तभी उन्हें पता चला कि वे बिजनेस के नजरिए से कितने रिस्क में थे। ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वो खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची सैलरी वाली सिचुएशन चली जाती है और वे अपनी लिमिटेड स्किल के सहारे जीवित रहते हैं। मैं सोचता हूं कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के सपोर्टर बन गए थे। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए मोटिवेट करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए एनकरेज करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, और वे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन कहा जाएगा। आज मैं पुराने स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने फील्ड की एक्सपर्ट स्किल्स के अलावा और भी स्किल्स हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स ज्यादातर लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग और रिजेक्ट किए जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने न्यूज़पेपर की राइटर को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वो सलाह देना चाहूंगा। टेक्निकल रूप से एक्सपर्टीज हासिल करने के कुछ मजबूत और कुछ कमजोर पहलू हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, पर वे दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिव तरीके से बात नहीं कर पाते, और नतीजा ये है कि उनकी इनकम बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बेचने की कला यानी आर्ट ऑफ सेलिंग सीख लें। चाहे वे कुछ भी न कमाएं, पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी, और ये अनमोल चीज है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले इंसान होने के अलावा हमें अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट होने की भी जरूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के लिए साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्ट्रगल के मामलों में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे स्टूडेंट हैं और न ही अच्छे टीचर हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के प्रिंसिपल को फॉलो किया था। एजुकेशन देना उनके लिए एक तरीका था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में फर्क था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का सीक्रेट है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उनके पैसे को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यकीन करते रहे कि लो और फिर दो। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर दोनों डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर कैपिटलिस्ट का है जो पैसे से पैसा कमाने के गेम को पसंद करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सोशल रूप से जिम्मेदार टीचर का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ते फाइनेंशियल गैप से बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ते हुए गैप के लिए दकियानुसी एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूं। और इसी पॉइंट पर इन्हीं लर्निंग्स के साथ में चैप्टर 7 एंड हमारी सीख नंबर 6